नमस्कार। आज का अपना बिंदु व्यंजन है। हम व्यंजन के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनसे बनने वाले प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं और अभी तक किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। तो पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के सहयोग से होता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में, भाषा विज्ञान में हमने स्वरों की परिभाषा पढ़ी। उसमें स्पष्ट हुआ कि स्वरों का उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अन्य किसी के सहयोग के बिना होता है, उन्हें स्वर कहा जाता है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि व्यंजन जो है उनका उच्चारण स्वर के सहयोग से होता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर की सहायता से, स्वर के सहयोग से होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। स्वर स्वतंत्र ध्वनि है, जबकि व्यंजन क्या है? आश्रित ध्वनि है। आश्रित क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ये स्वर के आश्रय में ही रहते हैं, इसलिए इन्हें आश्रित वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में हम जो व्यंजन पढ़ते हैं उनकी संख्या कितनी है? 33 है। मुख्य रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार ये जो 25 वर्ण हैं, इन 25 वर्णों को क्या कहा गया है? स्पृष्ट या इन्हें स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्ण कहा जाता है। स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना होता है। अर्थात इन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो मुख का अवयव जो है उस किसी न किसी अवयव को जिह्वा तथा श्वास वायु स्पर्श करके ध्वनि है वो विस्फोट के साथ में बाहर की ओर गमन करती है। क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ। इसी प्रकार च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में 5-5 वर्णों का विधान किया गया है। इन वर्गीय वर्णों की विशेष बात यह है कि इनको किधर से भी हम गिनते हैं तो इनकी संख्या 5 ही होती है, चाहे बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर हम इनकी गणना करें। प्रत्येक जो वर्ण है तो वर्गीय विधान इस रूप में किया गया है कि जो पहला वर्ण है उसको आधार मान करके इनकी गणना किस रूप में की गई है? वर्ग के रूप में। क को आधार मान करके क वर्ग, च को आधार मान करके च वर्ग, ट को आधार मान करके ट वर्ग, त को आधार मान करके त वर्ग और प को आधार मान करके प वर्ग। इस रूप में इनकी गणना की गई है। हिंदी तथा संस्कृत भाषा में ही वर्गीय वर्णों का विधान है, जबकि जो अन्य भाषाएं हैं उनमें अधिकांशतः वर्गीय वर्णों का विधान नहीं मिलता है। तो वर्गीय वर्ण कितने हुए? 25 हुए। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। 5 वर्ग होने के कारण इनकी संख्या कितनी हो गई? 25। क से लेकर के मैं तक 25 वर्ण हो गए। इन वर्गीय वर्णों में जो पंचम वर्ण है ग, य, ण, न, म, इन पंचम वर्ण को नासिकीय वर्ण भी कहा जाता है। नासिकीय
नासिकी शब्द जो बना है नासिका के साथ में ये प्रत्यय का विधान होने से नासिक के वर्ण बना, यानी नासिक के शब्द नासिका के साथ में ये प्रत्यय का विधान होने से बना, जिसका अर्थ होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में नासिका का सहयोग लिया जाता है, नासिका के सहयोग से जिनका उच्चारण होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, नासिक के वर्ण कहा जाता है। यानी नाक को बंद करके इनका उच्चारण करना चाहे तो उच्चारण नहीं होगा, न तो ग का होगा, नहीं ये का होगा, न ण का होगा, नहीं न का होगा, नहीं मैं का होगा। आप प्रयास करके देखना, नाक को पकड़ करके बंद करना और उसके बाद में इनका उच्चारण करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी इनका उच्चारण नहीं हो पाएगा। क वर्ग में जो ये पंचम वर्ण है, इस पंचम वर्ण को ऐसा भी लिखा हुआ हम देखते हैं, यानी ये निम्न बिंदु है इसके नीचे लगाते हैं हम, जबकि ये क्या है, अड़य है, उत्क्षिप्त ध्वनि है। और जब क वर्ग का पंचम वर्ण हम लिखते हैं तो ये निम्न बिंदु यहाँ लगना चाहिए और ये अड़य न होकर के क्या है, इसका उच्चारण ग है। क्या है, ग, क ख ग घ ग खाली। इसलिए इन ध्वनियों में हमें भिन्नता समझनी है कि ये वर्गीय वर्ण है, ये क्या है, अवर्गीय वर्ण है, जिसको हम हिंदी भाषा में अलग से पढ़ते हैं। इसके बाद में चर्चा करते हैं य रे ल व, यानी य रे ल व को अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। अंतस्थ का मतलब हृदयगत भाग, यानी इन वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हृदय से बल लग करके इनका उच्चारण होता है य र ल व। तो हृदयगत भाग से बल लगने के कारण इनको क्या कहा गया है, अंतस्थ वर्ण कहा गया है। इनका दूसरा जो नाम है वह यण वर्ण भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यण वर्ण। क्यों कहा जाता है कि जब हम हिंदी व्याकरण में हम स्वर संधि पढ़ते हैं तो स्वर संधि का एक रूप यण संधि है और वहां यण संधि में ही क्या है, इन वर्णों का प्रयोग होता है, जबकि ये व्यंजन के रूप में हम अंतस्थ वर्ण के रूप में जानते हैं। और उस संधि में ई के स्थान पर क्या करते हैं हम, ये करते हैं, री के स्थान पर क्या करते हैं, रे करते हैं, री के स्थान पर क्या करते हैं हम, ल करते हैं, और ऊ के स्थान पर क्या करते हैं हम, वह करते हैं। तो स्वरों के स्थान पर किसका विधान किया जाता है, उस संधि में व्यंजनों का विधान किया जाता है। इसी कारण हिंदी व्याकरण में ये और वह, या भाषा विज्ञान में यह और वह को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो इनको अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं, जबकि संस्कृत में य र ल व ये चारों ही अर्ध स्वर के रूप में जाने जाते हैं। फिर है श श स है, यानी ऊषम वर्ण। इनको हम ऊषम वर्ण के रूप में जानते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा है वो घर्षण के साथ में कुछ गर्म होकर के मुख द्वार से बाहर की ओर गमन करती है, जैसे श श है। तो ऊष्मा को क्या कहा जाता है, गर्म वायु कहा जाता है। और इनका उच्चारण करने में श्वास वायु गर्म होकर के घर्षण से और बाहर की ओर गमन करती है। इन वर्णों का जो दूसरा नाम है वो क्या है, संघर्षी है। संघर्षी वर्ण भी इन्हें कहा जाता है। संघर्षी, संघर्ष के साथ में ई प्रत्यय जुड़ा है। संघर्ष के साथ में ई प्रत्यय का विधान होने पर क्या बना, संघर्षी बना। और संघर्षी का मतलब घर्षण होना, और घर्षण से इनका उच्चारण होता है। श्वास वायु घर्षण से गर्म होकर के बाहर की ओर गमन करती है, इसलिए इन्हें ऊष्म या संघर्षी भी कहा जाता है। फिर है क्षत्रज्ञ। क्षत्रज्ञ ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन किन्हें कहा जाता है? दो व्यंजनों के साथ में एक अंत्य स्वर का विधान होने पर जो ध्वनि बनती है उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। साधारण रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि दो स्वरों के साथ में अंत में एक, दो व्यंजनों के साथ में अंत में एक स्वर का विधान जब होता है तो वे संयुक्त वर्ण बनते हैं, उन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। इनका हम खंडन करते हैं और इनकी स्थिति जानते हैं कि इनके साथ में दो व्यंजन कौन कौन से हैं। क्ष, क, स, ए। क और से दो व्यंजन हो गए, उसके साथ में क्या है? एक स्वर हो गया और ये बना क्ष। फिर है त्र, त, रे, ए, ये त्र। त्रय को हम त्रिशूल वाला त्रय भी कहते हैं और इसकी आकृति ऐसे बनाते हैं, यानी त्रय से त्रिशूल बच्चों को पढ़ाते हैं। वास्तविक रूप में ये जो है ये तय है और तय के नीचे क्या है? रे है। और बच्चों को पढ़ाते समय हम ऐसा ही बताएं कि देखो ये तय है और ये तय के नीचे क्या लगा है? रे लगा है। तो बच्चे आसानी से ग्रहण कर लेंगे क्योंकि तय का बोध हमने बच्चों को पहले ही करा दिया और उसके नीचे जो रे लगा है वो क्या बना? त्रय बना। तो हम बच्चों को ये बताएं। उसके बाद में जे, जय, य, ए, इनके संयोग से जे बना। इनमें तीन वर्ण जो है उनमें दो व्यंजन है और एक क्या हो गया? स्वर हो गया। ये जे बना। जे का जब संधि विच्छेद पूछा जाता है तो जय धन न, ये जे का संधि विच्छेद होता है। क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। ये ध्यान देना है हमें। इसको और अच्छे से समझें तो जब हम यज्ञ का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या करते हैं? यज धन न, यहां जो चय वर्ग था उसके स्थान पर जब संधि पद बनाते हैं तो विच्छेद करते हैं तो नय हो गया और यज्ञ का संधि विच्छेद किया हुआ यज धन नय हो गया। इसी प्रकार यहाँ जो है जे है उसका संधि विच्छेद किया जय धन नय और उसका खंडन करते हैं तो जय के बाद में क्या आता है? ये आता है। तो यज्ञ में जो संधि विच्छेद हमने किया है किसका किया है? मात्र जय का किया है। और जय का संधि विच्छेद जब करते हैं तो जय धन नय आता है। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। व्यंजन में इष्टुत्व संधि हो गई। अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तब इष्टुत्व संधि बता देंगे। इसके बाद में जो संयुक्त व्यंजन है उसमें हम श्रेय को भी पढ़ते हैं। ये इसको हम अलग रूप से पढ़ाते हैं बच्चों को। ये श्रवण वाला श्रेय, इसका स्वरूप देखिए से के साथ में रे और ये ए। ये ऐसा कहें से धन रे, पूरा रे भी लिख सकते हैं। तो ये जो स है वो क्या है? तालव्य स ही है और इस तालव्य स को ऐसा उल्टा लिख दिया गया और इसके नीचे क्या लगा दिया गया? रे लगा दिया गया। ये क्या बन गया? श्रेय बन गया। ये श्रेय ऐसे बना। तो संयुक्त वर्ण कितने हो गए? 3 तो हम वर्णमाला में लिखते हैं और एक अतिरिक्त रूप से हम बताते हैं। अब अच्छे से जानते हैं कि ये 25 तो क्या हो गए? स्पृष्ट वर्ण हो गए। स्पृष्ट वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा के सहयोग से, जब जिह्वा तालु है, ओष्ठ है, दंत है या मुख के अनेक अवयवों को स्पर्श करती है और श्वास वायु कुछ रुक करके विस्फोट के साथ में मुख द्वार से बाहर की ओर गमन करती है तो उन वर्णों को क्या कहा जाता है? स्पर्श वर्ण या स्पृष्ट वर्ण कहा जाता है। तो 25 तो ये हो गए और 4 क्या हो गए? अंतस्थ वर्ण हो गए और 4 ही ऊष्म वर्ण हो गए। तो 25 4 धन 4 बराबर 33 हो गए।
जो मुख्य रूप से व्यंजन है वे तो कितने हुए, 33 हो गए। इन 3 को हम संयुक्त व्यंजन के रूप में पढ़ते हैं, और चौथा सरय है वो संयुक्त रूप में हो गया। तो ये कितने हो गए, 4 और ये हो गए 7। कुल कितने हो गए, ये 37 हो गए। 33 धन 4 बराबर 37। अब इनको स्वरों में जोड़ते हैं तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन, स्वर और व्यंजन यानी स्वर 11 और 33 व्यंजन, तो कुल कितने हो गए, 44 हो गए। प्रश्न ये बनता है कि मुख्य रूप से स्वर तथा मुख्य व्यंजनों को जोड़ करके वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 11 धन 33 बराबर 44 होती है। संयुक्त व्यंजनों के साथ में मुख्य व्यंजनों को जोड़ करके और स्वरों का जब विधान करते हैं तो उनकी संख्या कितनी होती है, तो कितनी हुई, 48 होगी। इनके साथ में कितने वर्ण और जोड़ेंगे हम, 4 और जोड़ देंगे, तो ये हो गए 48। ये हो। इसके बाद में हम पढ़ते हैं द्विगुण वर्ण। अड़य और जो डय है इनको द्विस्पृष्ट या द्विगुण या ताड़न जात या हम उत्क्षिप्त वर्ण भी कहते हैं। टैवर की जो ध्वनि है उसमें हम डय और ढय लिखते हैं। इनके साथ में निम्न बिंदु का विधान नहीं करते। जो इनके नीचे निम्न बिंदु लगाया है वो टय वर्ग में जब लिखते हैं तो इनके साथ में क्या नहीं करते, हम निम्न बिंदु का विधान नहीं करते। तो इनका उच्चारण स्थान तो क्या होता है, मूर्धा होता है। और अड़य और ढय को द्विगुण कहा जाता है। इनका जब उच्चारण करते हैं तो जिह्वा को उल्टा मोड़ करके झटके से फेंक करके इनका उच्चारण किया जाता है। जिह्वा को ऊपर उल्टा मोड़ते हैं, फिर झटके से फेंक करके तालु के सहयोग से इनका उच्चारण किया जाता है। अड़य ढ, इस प्रकार इनको द्विस्पृष्ट भी कहा जाता है। द्विस्पृष्ट। ताड़न जात, ताड़न का मतलब खड़ा करना और जात माने पैदा होना, अर्थात जीवा को खड़ा करके फिर झटके से फेंक करके इनका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इन्हें ताड़न जात भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त वर्ण भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त क्यों कहा जाता है, उद मानी ऊपर, चिप्त मानी फेंकना, जीवा को ऊपर उठा करके झटके से फेंक करके इनका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त वर्ण भी कहा जाता है। ये ध्यान दें। तो इनके कितने नाम हो गए, 4 नाम हो गए। अब इनसे प्रश्न अच्छा बनता है कि 3 विकल्प ये हो गए, द्विगुण हो गया, द्विस्पृष्ट हो गया, ताड़न जात हो गया, चौथा आ गया लुंठित। कि निम्न में से लुंठित जो है, निम्न में से अड़य और ढय कौन सी ध्वनि नहीं है, तो लुंठित ध्वनि नहीं है। ये इसका उत्तर हो गया। यहां हमने वर्गीय रूप पढ़ा, तो हिंदी व्याकरण में वर्गीय रूप की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग के लिए एक उच्चारण स्थान है। क्या है, उच्चारण स्थान है। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग के सभी वर्ण किससे बोले जाएंगे, कंठ से। क, ख, ग, घ, ग। च वर्ग की बात करते हैं तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। क्योंकि च वर्ग का उच्चारण जब करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का उच्चारण करते समय जिह्वा तालु से स्पर्श करती है। च, छ, ज, झ, य, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मूर्धा से स्पर्श करती है। ट, थ, ड, ढ, अण। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। क्या होता है, दंत। यानी तैवर्गीय वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो जिह्वा ऊपर वाले दांतों को स्पर्श करेगी। त, थ, द, ध, न। पैवर्ग ये जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ। यानी ओष्ठ है ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। फिर ध्वनि है
वह उच्चारित होगी। प, फ, ब, भ, म। तो ओष्ठ के सहयोग से इनका उच्चारण होने के कारण इन्हें ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ हमें रटने की आवश्यकता भी नहीं है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो अपने आप ही स्पष्ट होता है कि कौन सा वर्ण है, वो किसके सहयोग से बोला जाता है। ये विधान है संस्कृत और हिंदी भाषा में ये उच्चारण वाला वर्गीय विधान अन्य भाषाओं में बहुत कम देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं रे के स्वरूप की। रे का भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है। जिस प्रकार लुंठित वर्ण का, नासिकीय वर्ण का प्रश्न पूछा हुआ है, उसी प्रकार रे का भी। रे के बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये बनता है कि रे जो है वह अपवादित वर्ण माना जाता है। अर्थात हिंदी व्याकरण का सबसे अपवादित वर्ण कोई है तो वह कौन सा है? रे है। कैसे है ये जानते हैं। जब हम क के साथ में ऊ का विधान करते हैं, ऊ स्वर का, तो हम मात्रा ऐसे लगाते हैं, और दीर्घ ऊ का विधान करते हैं तब क की मात्रा ऐसे लगाते हैं। यानी हिंदी व्याकरण के जितने भी वर्ण हैं उनके साथ में ऊ स्वर का विधान करने पर मात्रा इस रूप में लगती है, लेकिन रे के साथ में ह्रस्व ऊ का विधान करने पर मात्रा ऐसे लगती है, और दीर्घ ऊ का विधान करने पर यहाँ हम गांठ लगा देते हैं, मात्रा ऐसी लगती है। यानी इनके साथ में इस प्रकार मात्रा का विधान नहीं है। एक बात तो ये रही। दूसरे रूप में रे के जो स्वरूप है वो अलग अलग रूप में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम रज लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, अगर हम क्रम लिखते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं, अगर हम मर्म लिखते हैं तब हम ऐसा लिखते हैं, हम ड्रम या राष्ट्र लिखते हैं तब हम इसको ऐसा लिखते हैं। यानी इस प्रकार के जो वर्ण हैं, ड है, ढ है, ट है, ठ है, इनके साथ में रे का विधान इस रूप में होता है। ये रे के क्या हो गए? स्वरूप हो गए। अब इनसे अच्छा प्रश्न क्या बनता है? अच्छा प्रश्न ये बनता है कि उपयुक्त जो रे हैं, ये जो रे हैं, इनमें किस रे के साथ में स्वर का विधान नहीं हुआ है? ये एसआई प्रतियोगी परीक्षा, ग्राम सेवक व पटवार प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो हम जानते हैं किस रे के साथ में स्वर का विधान हुआ है और किसके साथ में नहीं हुआ है। खंडन करते हैं। रे, ए, जय, ए, क, ए, मैं, ए, रे, मैं, ए, डे, रे, ए, मैं, ए, ये इनका खंडन हो गया। अब देखते हैं कि इस रे के साथ में स्वर का विधान हुआ है, किसके साथ में नहीं हुआ। यहां रे है और उस रे के बाद में ए स्वर आ रहा है, इसलिए इस रे के साथ में स्वर है। इस रे के बाद में भी ए स्वर आ रहा है, तो यहां भी स्पष्ट हो गया कि इस रे के साथ में भी क्या है? ए स्वर है। और यहां देखिए मैं, यानी रे और रे के बाद में क्या आ रहा है? मैं आ रहा है, ए स्वर नहीं आ रहा है या कोई भी स्वर नहीं आ रहा। तो इस रे और मैं के बीच में स्वर नहीं होने से ये जो रे है वो क्या हो गया? स्वर विहीन हो गया। क्या हो गया? स्वर विहीन हो गया। तो इस रे के साथ में कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ। इसको देखते हैं, यहां रे है, इसके बाद में ए आ रहा है, इसका मतलब इस रे के साथ में भी क्या है? ए स्वर जुड़ा हुआ है। तो मर्म का जो रे है, जो रेफ के रूप में लिखा जाता है, उस रे के साथ में कभी भी स्वर नहीं जुड़ता है। जैसे मर्म है, दर्द है, चर्च है, खर्च है, कर्ज है, जो रेफ वाला रे होता है उसके साथ में कभी भी स्वर नहीं जुड़ता। और शेष स्थिति में जो विकार रूप में रे लिखा जाता है, उस रे के साथ में स्वर का विधान होता है। इस रे को रेप के रूप में जानते हैं। रेप किसे कहा जाता है? बोमरे को कहा जाता है। किसे कहते हैं? रेप, बोमरे को कहते हैं।
और इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो जीवा ऊपर की ओर ही गमन करती है, भंवरे के पंख के समान। र यानी दर्द, मर्म, चर्च, कर्ज, हर्ज, इस प्रकार। तो रे के स्वरूप देखिए, एक तो रे ये हो गया, दूसरा रे ये हो गया, ये रेप वाला रे हो गया, और ये राष्ट्र या ड्रम वाला रे हो गया। यानी जो ये वर्ण है इनके साथ में रे का प्रयोग इस रूप में होता है। तो रे के अनेक स्वरूप होने के कारण रे को क्या माना गया है? सबसे विवादित वर्ण माना गया। इसे अपवाद वाला वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला का सबसे अपवादित वर्ण कौन सा है? रे है। अब पढ़ते हैं अभ्यास। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के अवयवों को स्पर्श करते हुए कुछ गर्म होकर मुख द्वार से गमन करती है, उन वर्णों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऊष्म वर्ण होगा या संघर्षी वर्ण। ऊष्म वर्ण श, श है। निम्नलिखित में आश्रित वर्ण नहीं है। क, श्र, ड ये तीनों ही क्या है? व्यंजन है। और ए क्या है? स्वर है। इसलिए स्वर क्या है? स्वतंत्र ध्वनि है, आश्रित ध्वनि नहीं है। तो उत्तर क्या हो गया? ए हो गया। प्रश्न नंबर 3, व्यंजनों को कितने रूपों में लिखा जाता है? पाई के आधार पर व्यंजनों को कितने रूपों में लिखा जाता है? तो एक तो पाई वाले वर्ण जो है क है, इसके हम ये पाई लगाते हैं। ख है, उसके साथ में इस प्रकार पाई लगाते हैं। ग है, इनके साथ में इस प्रकार पाई लगाते हैं। और एक पाई के बिना वाले वर्ण जैसे छ है, इसके साथ में हम पाई नहीं लगाते। ड है, इसके साथ में पाई नहीं लगाते। ढ है, इसके साथ में पाई नहीं लगाते। ठ के साथ में, ट के साथ में, इन वर्णों के साथ में हम पाई नहीं लगाते। तो पाई के आधार पर इसके रूप कितने हो गए? 2 हो गए। एक तो पाई वाले वर्ण और दूसरे पाई के बिना लिखे जाने वाले वर्ण। 2 व्यंजनों के साथ अंत्य स्वर के संयोग से बने वर्ण कहलाते हैं। तो 2 व्यंजनों के साथ में अंत में एक स्वर का जब संयोग होता है तो वो वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन, ये हो गया इसका उत्तर, जिसमें हमने क्या पढ़ा है? क्ष, त्र, ज, श्र। वर्णों के ऊपर लगी रेखा को कहा जाता है। जब हम नमन लिखते हैं तो इन सभी वर्णों पर हमने जो रेखा लगाई है उस रेखा को क्या कहा जाता है? शिरोरेखा कहा जाता है। शिरोरेखा यानी सिर के ऊपर लगने के कारण इसे क्या कहा जाता है? शिरोरेखा या शीर्ष रेखा भी कहते हैं। शिरोरेखा। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि को स्पर्श करती है तथा रुकावट के बाद ध्वनि स्फोट के साथ मुख द्वार से निकलती है, उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श या स्पृष्ट वर्ण कहा जाता है। जिनकी संख्या कितनी है? 25 मानी गई है। अगर इनमें नासिकीय को निकालते हैं तो ये 20 हो जाते हैं। फिर जिन व्यंजनों का उच्चारण हृदयगत भाग से बल लगकर होता है उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन वर्णों का उच्चारण हृदयगत भाग से बल लगकर होता है उन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। ये अंतस्थ। सबसे अपवादित वर्ण हिंदी वर्णमाला का कौन सा है? जिसको हमने पढ़ा है, रे है। कैवर्ग का पंचम वर्ण है। तो कैवर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? ये जो है ड, जिसको ऐसा लिखा गया है, ये टैवर्ग की ध्वनि है। और ये जो ड है इसके नीचे क्या लिखा है?
निम्न बिंदु लगाए, इसलिए ये उत्क्षिप्त वर्ण हो गया, अड़य के रूप में जानते हैं। और ये जो है उसके साथ में यहाँ निम्न बिंदु लगाए है, ये क्या है, ग है। और क वर्ग की जो पंचम ध्वनि होती है, पंचम वर्ण होता है, वो क्या होता है, ग होता है। ये शुद्ध रूप हो गया इसका। तो इस प्रकार हमने व्यंजनों के बारे में विस्तार से पढ़ा, उनसे बनने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा की, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किस प्रकार के प्रश्न अभी तक बने हैं, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ा। कल आपके सामने एक नया बिंदु लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।